आज का हमारा टॉपिक हीमोलिटिक एनीमियास के ऊपर है। हीमोलिटिक एनीमिया को अगर देखा जाए तो इसमें जाहिर नाम से पता चल रहा है कि एनीमिया हो रहा है किस वजह से, ब्लड की ब्रेकडाउन की वजह से। ठीक है जी, आरबीसीज की ब्रेकडाउन की वजह से एनीमिया हो रहा है। ठीक है जी, अब क्या होता है कि आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, दैट लीड्स टू एनीमिया एंड जॉन्डिस। अब आरपीसीज की जब भी डिस्ट्रक्शन होगी पता है कि अनीमिया होगा, लेकिन इसके साथ जॉइंडिस क्यों हो रहा है? अब देख लेते हैं कि जॉइंडिस क्या चीज है। ठीक है जी, जॉइंडिस बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि सीरम टोटल बिलिरुबिन जब एक्सीड कर जाता है 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से, तो दैट कंडीशन इज टर्म्ड एज जॉइंडिस। ठीक है जी, अब ये बिलिरुबिन हमारे पास आता कहाँ से है, इसके नॉर्मल लेवल्स क्या होते हैं और जॉइंडिस कब होता है देख लेते हैं। जॉइंडिस एनीमिया की वजह से कैसे होता है? नॉर्मल लेवल जो हमारे पास बिलिरुबिन के हैं वो होते हैं 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब बिलिरुबिन तो अगर 1.2 से ज़्यादा होगा तो वो जॉइंडिस नहीं होगा। जॉइंडिस तब होगा जब सीरम टोटल बिलिरुबिन 2 मिलीग्राम पर डीएल से एक्सीड करेगा। जब बिलिरुबिन 1.2 से ज़्यादा 1.2 से ज़्यादा बट 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होगा तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपर बिलिरुबिनीमिया। टोटल बिलिरुबिन हमारे पास जब 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से इंक्रीज करता है तो दैट कंडीशन इज टर्म्ड एज जॉइंडिस। और इसमें होता क्या है कि इसमें हमारे पास येलोइश डिसकलरेशन हो जाती है स्किन और स्क्लेरा की। ठीक है जी, स्किन और स्क्लेरा की हमारे पास येलो डिसकलरेशन हो जाती है। अब हम बिलिरुबिन बिलिरुबिन लगे हुए हैं कि बिलिरुबिन क्या चीज है, देख लेते हैं कि बिलिरुबिन क्या चीज है। बिलिरुबिन बेसिकली क्या है, हमारे पास बाय प्रोडक्ट है हीम मेटाबॉलिज्म का। अब हीम जो है कहाँ से आती है और ये कैसे मेटाबोलाइज होती है ये हम देख लेते हैं। हमारे आरबीसीज में प्रेजेंट होती है हीमोग्लोबिन। ठीक है जी, अब जब हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होती है तो हमें क्या मिलता है, हीम और ग्लोबिन। ठीक है जी, जब हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होगी तो हमें दो चीजें मिलेंगी, एक हीम और सेकंड वन ग्लोबिन। अब क्या होता है कि हीम पे आके एक एंजाइम एक्ट करता है, उसका नाम होता है हीम ऑक्सीजनेज। हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम आता है, हीम पे एक्ट करता है और हीम को कन्वर्ट कर देता है किसमें, पोरफायरिन और आयरन में। ठीक है जी, और हीम ऑक्सीजनेज आता है, हीम को कन्वर्ट कर देता है पोरफायरिन और आयरन में। अब पोरफायरिन जो है हमारे पास बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है और ये फॉरन से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बिलीवर्डिन में। बिलीवर्डिन जो है हमारे पास एक ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है। ठीक है जी, पोरफायरिन कन्वर्ट हो जाता है बिलीवर्डिन में। अब क्या होता है कि एक एंजाइम है बिलीवर्डिन रिडक्टेज। बिलीवर्डिन रिडक्टेज आता है और बिलीवर्डिन के ऊपर एक्ट करके बिलीवर्डिन को किस में कन्वर्ट कर देता है, बिलीरुबिन में। बिलीरुबिन हमारे पास येलो कलर की पिगमेंट होती है, येलो इन कलर होती है पिगमेंट। अब हमने देख लिया कि बिलीरुबिन बन गया जिसकी हम शुरू से बात करते आ रहे थे, लेकिन
बात अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये जो बिलीरुबिन बना है ये इनसॉल्युबल बिलीरुबिन है। ठीक है जी, इनसॉल्युबल बिलीरुबिन है, या इसको हम अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी कह सकते हैं। ठीक है जी। अब इसको सॉल्युबल फॉर्म में लाने के लिए या इसको कॉन्जुगेट करने के लिए ये वाला बिलीरुबिन हमारे पास लिवर से गुजरता है, और लिवर में हमारे पास एक एंजाइम होता है अल्फा 1 जीटी, अल्फा 1 ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज। जब ये बिलीरुबिन लिवर से गुजरता है तो अल्फा 1 जीटी इस बिलीरुबिन पर काम करके इस बिलीरुबिन को इनसॉल्युबल बिलीरुबिन से सॉल्युबल बिलीरुबिन मतलब कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाती है। ठीक है जी। अब ये सॉल्युबल बिलीरुबिन या कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन क्या करती है कि बाइल डक्ट से रिलीज होके हमारी जीआईटी में आ जाती है। ठीक है जी। अब जब ये बिलीरुबिन बाइल डक्ट से जीआईटी में आती है तो इसके 3 फेट्स होते हैं। ठीक है जी। इस बिलीरुबिन के हमारे पास जब जीआईटी में आ गई तो 3 फेट्स होते हैं। 75% ऑफ बिलीरुबिन जो हमारे पास कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनी है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है थ्रू फीसेस इन द फॉर्म ऑफ स्टर्कोबिलिन। बाकी पीछे बची कितनी? 25%। 25 में से 5% हमारी ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जाती है किडनी में, और किडनी के जरिए ये यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ यूरोबिलिन। और बाकी जो हमारे पास 20% बिलीरुबिन बचता है वो क्या करती है? वो हो जाती है पार्ट ऑफ हेपेटिक सॉरी एंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन। तो ये हमारे पास हीम का मेटाबॉलिज्म है। और क्या होता है कि हीमोग्लोबिन आरबीसीज में प्रेजेंट होती है। जब हिमोलिसिस होती है तो हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन, आरबीसीज ब्रेकडाउन होते हैं और उनमें से हीमोग्लोबिन निकलती है, हीम और ग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाती है। हीम ऑक्सीजनेज आके हीम को पोरफायरिन में कन्वर्ट करता है और आयरन में कन्वर्ट कर देता है। पोरफायरिन अनस्टेबल कंपाउंड है, बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होता है। बिलीवर्डिन इज अ ग्रीन पिगमेंट। बिलीवर्डिन रिडक्टेज आके बिलीवर्डिन को बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर देता है जो कि येलो पिगमेंट होती है। ये वाला जो बिलीरुबिन होता है ये इनसॉल्युबल बिलीरुबिन होता है, ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है। जब ये लिवर से गुजरता है, लिवर में एक एंजाइम होता है अल्फा 1 ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज। ये अल्फा 1 ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज उस इनसॉल्युबल या अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट करता है। बाइल डक्ट से गुजर के जीआईटी में आ जाता है। 3 फेट्स होते हैं, फीसेस में सर्कोबिलिन की फॉर्म में, यूरिन में यूरोबिलिन की फॉर्म में, और बाकी जो बचा कुचा 20% हमारे पास बिलीरुबिन होता है वो एंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन का पार्ट बन जाता है। ठीक है जी। ये हमारे पास थी हीम का मेटाबॉलिज्म कि कैसे बिलीरुबिन बढ़ता है। अब वापस आते हैं और देखते हैं जॉइंडिस को। ये तो हमने देख लिया कि बिलीरुबिन क्या चीज है और बिलीरुबिन किस तरह बनती है। अब जॉइंडिस की इटियोलॉजीज देख लेते हैं हम। अब इटियोलॉजीज अगर देखी जाए तो या तो बिलीरुबिन आपके पास प्रोड्यूस ज्यादा हो रहा है, और या बिलीरुबिन आपके पास एक्सक्रीट कम हो रहा है। ठीक है जी। अब प्रोड्यूस कब होगा? जब आरबीसीज की ब्रेकडाउन होगी। एक्सेस ब्रेकडाउन या हीमोलिटिक एनीमिया के केस में हमारे पास क्या होगा? बिलीरुबिन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? एनीमिया प्लस जॉइंटिस। ठीक है जी। अब क्योंकि लिवर आरबीसीज की ब्रेकडाउन लिवर से पहले होगी, ठीक है जी, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इंक्रीज होगा, तो दिस काइंड ऑफ जॉइंटिस दैट इज कॉज्ड बाय हीमोलिटिक एनीमिया इज
प्री हेपेटिक जॉइंटिस। ठीक है जी, एक हमारे पास जॉइंटिस की टाइप आ गई प्री हेपेटिक जॉइंटिस। सेकेंड वन जो डिक्रीज एक्सक्रीशन की वजह से हो रहा है, उसमें क्या होता है कि सेकेंड वन है हेपेटिक जॉइंटिस। अब हेपेटिक जॉइंटिस किस वजह से होता है? वो होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर की वजह से, जिसको हम हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, एक हो गया हमारे पास प्री हेपेटिक जॉइंटिस, एक हो गया हेपेटिक जॉइंटिस जिसका कॉज हेपेटाइटिस है। उसके अलावा थर्ड हमारे पास जो आता है जॉइंटिस, वो आता है पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस। पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस से क्या मुराद है कि ऐसा जॉइंटिस जो पोस्ट हेपेटिक हो, लिवर के बाद कोई मसला आ रहा हो। अब लिवर के बाद क्या मसला आ सकता है कि बाइल डक्ट में अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, उसको हम कहते हैं पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस। ठीक है जी, अब तीन टाइप के जॉइंटिस हैं, इटियोलॉजीज हमने देख ली हैं कि प्री हेपेटिक जॉइंटिस इज कॉज्ड बाय हेमोलिटिक एनीमिया, हेपेटिक जॉइंटिस इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस एंड पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस इज कॉज्ड बाय बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है जी, अब लगे हाथों हम इनकी फीचर्स या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि प्री हेपेटिक जॉइंटिस हमारे पास किस तरह आएगा, हेपेटिक जॉइंटिस की प्रेजेंटेशन क्या होगी और पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस की प्रेजेंटेशन हमारे पास क्या होगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्री हेपेटिक जॉइंटिस। प्री हेपेटिक जॉइंटिस हमारे पास आएगा सिंपली विद अनीमिया प्लस जॉइंटिस। ठीक है जी, हेपेटिक जॉइंटिस जो है हमारे पास, उसकी प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगी। जॉइंटिस होगा क्योंकि लिवर हमारे एब्डोमेन में होता है और लिवर की इन्फ्लेमेशन हुई होगी, तो हमारे पास पेन एब्डोमेन मिलेगी, प्लस हमारे पास नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया वगैरह मिलेगा। ठीक है जी, और जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो क्योंकि लिवर जो है इन्फ्लेम्ड हुआ है, तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे हमें टेंडर हेपेटोमेगैली मिलेगी। ठीक है जी, अब आते हैं पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस पर। पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस में क्या होता है कि पेशेंट आएगा विद जॉइंटिस प्लस प्रूराइटिस। अब प्रूराइटिस क्या होता है कि रैश होता है, इचिंग होती है ऑन स्किन। अब प्रूराइटिस किस वजह से होता है कि बाइल डक्ट से बाइल सॉल्ट्स गुजरते हैं। ठीक है जी, बाइल की कॉम्पोजिशन जो होती है उसमें मेन कॉम्पोजिशन जो है बाइल की, वो बाइल सॉल्ट्स होते हैं। बाइल सॉल्ट जब हमारी स्किन में आके डिपॉजिट होना शुरू होते हैं तो दैट कॉजेज इचिंग। ठीक है जी, उसके अलावा हमें मिलेगा क्ले कलर्ड स्टूल ड्यू टू लैक ऑफ स्टेरोबिलिन, और प्लस हमें मिलेंगे ज़ैंथोमास। ज़ैंथोमास क्या होते हैं कि ये स्किन मैक्रोफेजेस होते हैं फिल्ड विद कोलेस्ट्रॉल। ठीक है जी, ये आपके पास इटियोलॉजीज और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आ गई प्री हेपेटिक, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस की। अब हम देख लेते हैं एलएफटीज क्या होती हैं। एलएफटीज लिवर फंक्शन टेस्ट्स। ठीक है जी, अब देख लेते हैं कि हेपेटिक, प्री हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस में एलएफटीज पे क्या हमें पिक्चर मिलेगी। प्री हेपेटिक, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक। ठीक है जी, अब सबसे पहली चीज जो हमारे पास एलएफटीज में आती है वो होती है सीरम टोटल बिलीरुबिन। ठीक है जी, सीरम टोटल बिलीरुबिन के अलावा
अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी होगा और कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी हमारे पास LFTs में शो हो रहे होंगे। उसके अलावा हमारे पास ट्रांस अमाइनेजेस एंजाइम्स दो आ जाते हैं, एक होता है एलानिन ट्रांस अमाइनेज और एक होता है एस्पार्टेट ट्रांस अमाइनेज ALT एंड AST, एंड फोर्थ वन इज alkaline phosphatase alkaline phosphatase जो है हमारे पास बिलियरी चैनल्स का एंजाइम है। अब ALT की नॉर्मल वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 to 50 इंटरनेशनल यूनिट्स, AST की भी हमारे पास 10 to 50 इंटरनेशनल यूनिट्स ही है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज की नॉर्मल वैल्यू है अप टू 200 इंटरनेशनल यूनिट्स। अब प्री हेपेटिक जॉइंटिस के केस में LFTs पे क्या पिक्चर होगी? ऑफ कोर्स हमारे पास सीरम टोटल बिलिरुबिन तो इंक्रीज मिलेगा ही, वो हमारे पास हेपेटिक में भी इंक्रीज मिलेगा और पोस्ट हेपेटिक में भी इंक्रीज मिलेगा, क्योंकि जॉइंटिस में होता ही टोटल बिलिरुबिन इंक्रीज है। अब जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो हमारे पास प्री हेपेटिक में ज्यादा होगा। उसके अलावा जितने भी हमारे पास LFT के मार्कर्स हैं वो सब नॉर्मल होंगे, क्योंकि लिवर में तो कोई मसला नहीं है, उसके अलावा बिलियरी चैनल्स में भी कोई मसला नहीं है। मसला कहाँ पर है? लिवर से पहले RBCs की डिस्ट्रक्शन हो रही है लिवर से पहले, तो इस वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लिवर से पहले प्रेजेंट होता है, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हमारे पास प्री हेपेटिक जॉइंटिस के केस में प्रेजेंट होता है। द ओनली अनीमिया विद इंक्रीज्ड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज हीमोलिटिक अनीमिया। ठीक है जी। हेपेटिक देख लेते हैं। हेपेटिक जॉइंटिस के केस में हमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन नॉर्मल मिलेगा, हमें कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, क्योंकि लिवर इज इन्फ्लेम्ड बिकॉज हेपेटिक जॉइंटिस इज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर और हेपेटाइटिस। तो जब लिवर में इन्फ्लेमेशन हुई है तो हमारे पास कॉन्जुगेशन भी लिवर में ही होनी है, तो कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगी, कॉन्जुगेशन इन्फ्लेमेशन की वजह से ज्यादा होगी, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हेपेटिक केस में ज्यादा मिलेगा। ALT और AST बोथ आर एंजाइम्स ऑफ लिवर, सो हेपेटिक जॉइंटिस के केस में ALT भी ज्यादा मिलेगा हमारे पास और AST भी ज्यादा मिलेगा, जबकि ALT भी ज्यादा मिलेगा हमें और AST भी ज्यादा मिलेगा हेपेटिक जॉइंटिस के केस में। अब क्योंकि अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो हमारे पास एंजाइम है बिलियरी चैनल्स का, तो बिलियरी चैनल्स में तो कोई मसला नहीं है, तो इस वजह से प्री हेपेटिक जॉइंटिस के केस में अल्कलाइन फॉस्फेटेज, पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस के केस में अल्कलाइन फॉस्फेटेज की वैल्यू हमें LFTs पर नॉर्मल मिलेगी। अब आते हैं पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस पे। पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस पे हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन तो नॉर्मल मिलेगा, इंक्रीज क्या मिलेगा? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। AST और ALT क्योंकि लिवर के एंजाइम्स है, लिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइल्डली इंक्रीज हो सकते हैं दोनों, बट मोस्टली नॉर्मल ही मिलेंगे। और अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्योंकि बिलियरी चैनल्स का एंजाइम है, तो इस वजह से अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है हमारे पास वो पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस के केस में हमें इंक्रीज्ड मिलेगा। That's it with the interpretation of LFTs. लास्ट थिंग हम देख लेते हैं जो कि मार्कर्स हैं हेमोलिसिस के। क्योंकि हेमोलिटिक एनीमिया जो है RBC की ब्रेकडाउन की वजह से हो रहा है, तो अब हम देख लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्कर्स ऑफ हेमोलिसिस क्या हैं। एक अभी हमने देखा था कि सीरम अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है, सीरम अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन सिर्फ प्री हेपेटिक जॉइंटिस में इंक्रीज होगा, और प्री हेपेटिक जॉइंटिस का कॉज हमारे पास सिर्फ हीमोलिटिक एनीमिया है। उसके अलावा एक एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हर सेल की
सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो इसी तरह वो आरबीसीज की सेल मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होगा, और जब आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होगी तो हमारे पास एलडीएच या लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज भी इंक्रीज्ड मिलेगा। उसके अलावा थर्ड वन इज सीरम रेटिक काउंट। रेटिकुलोसाइट्स बेसिकली हम कहते हैं बेबी आरबीसीज को। अब सीरम रेटिक काउंट हमें क्यों इंक्रीज्ड मिलेगा? क्योंकि जब भी एनीमिया होगा तो हमारे पास हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया को हमारी बॉडी में सबसे पहला ऑर्गन जो माइंड करता है वो होती हैं किडनीज। किडनीज क्या करती हैं? देखती हैं कि हाइपोक्सिया हुआ है तो किडनी स्टार्ट्स पंपिंग एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन हमारे बोन मैरो में जाके बोन मैरो को प्रेशराइज करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसीज बनाओ ताकि जो अनीमिया हुआ है वो रिकवर हो सके। लेकिन क्या होगा, बोन मैरो अंडर प्रेशर आके परफॉर्म नहीं सही कर पाएगा, और बोन मैरो जो बेबी आरबीसीज हैं या रेटिकुलोसाइट्स हैं उनको सर्कुलेशन में भेज देगा, जिसकी वजह से हमारे पास सीरम रेटिक काउंट इंक्रीज मिलेगा। तो 3 मार्कर्स हैं हमारे पास हेमोलिसिस के। एक है सीरम अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, एक है हमारे पास एलडीएच लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, और थर्ड वन है हमारे पास सीरम रेटिक काउंट।